राजकीय महाविद्यालय बूंदी बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो हिंदी कथा साहित्य में लगातार 12 पायदानों में मेरे साथ है। हम उपन्यास और उद्भव और उसका विकास पिछले 12वें व्याख्यान में सुन चुके हैं। उसका शेष हिस्सा अब सुनने वाले हैं। आप पिछले व्याख्यानों में क्या सुन चुके हो, कथा साहित्य के बारे में जान रहे हो, उपन्यास के शब्द अर्थ से परिचित हो रहे हो, कहानी को प्रेमचंद पूर्व व उत्तर रूप में देख सके हो, कहानी और उपन्यास में साम्यता रही है ये जान सके हो, रचनाकारों में यानी कहानी का हो या उपन्यास का, रचनाकार यहां पर जो उपन्यास लिख रहा है वो कहानी भी लिख रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कहानी के रचनाकार है वो उपन्यास का भी रचनाकार है। फर्क है तो इतना कि दोनों में साम्यता है, छोटे बड़े के सिवाय कि कहानी लघु रूप है, उसी का विस्तृत रूप उपन्यास है। कथा साहित्य को दोनों ही रूपों में प्रेमचंद ठीक से लिखते रहे हैं, बड़े स्तर पर विस्तार से उपन्यास के शब्द और अर्थ से परिचित हो चुके हो। और अभी भी इस व्याख्यान में हम इसे से पुनः बचे हुए हिस्से को समझने वाले हैं। उपन्यास क्या है ये हमने पिछले व्याख्यान में समझाने का प्रयास किया, जो मनुष्य मनुष्यतर से जुड़ा हुआ है, यानी मनुष्य ही नहीं मनुष्य से इतर भी इसमें हुआ करते हैं। उपन्यास की परिभाषा आप सुन रहे थे, समझ रहे थे। अब तक आपने प्रेमचंद, अज्ञेय, देवराज उपाध्याय, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल द्वारा दी गई परिभाषा समझ गए हैं। अब हम ये देखना चाहेंगे कि उपन्यास केवल हिंदी साहित्य का ही पाठक नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर सभी देशों में साहित्य लिखा जाता है। और ये साहित्य उपन्यास यूरोप में पहले लिखा जा चुका था, इसलिए वहां परिभाषाएं दी जा चुकी है। तो थोड़े से हम समझने का ये प्रयास करेंगे कि पाश्चात्य विद्वान उपन्यास को किस अर्थ में लेते हैं, किस तरह से परिभाषित करते हैं। तो समझिए, डॉक्टर मूलर डॉक्टर मूलर उपन्यास मूलतः मानवीय अनुभव का निरूपण है, चाहे आदर्श का हो या यथार्थ। इस प्रकार उपन्यास जीवन की आलोचना ही है। ये मूलर का कहने का आशय ये होता है कि आदर्श और यथार्थ दोनों ही चीजें इसमें निहित होती है। जैसे प्रेमचंद के उपन्यास या कहानियों में आदर्श पात्रों में और कहानी में अत्यधिक रूप से दिखाई पड़ता है, और बाद के दौर में वो यथार्थोन्मुखी आदर्शवाद लिखने लगे। ठीक हेनरी जेम्स इसी उपन्यास के बारे में लिखते हैं कि मूल्य निर्माण करने वाली रचना है, यानी इस रचना को पढ़ने से, इस विधा को पढ़ने से पाठक में मूल्य निर्माण होता है, यानी पात्र में भी मूल्य निर्माण होता है। वही मूल्य निर्माण धीरे धीरे पढ़ने वाले पाठक में भी होने लगता है। लॉर्ड डेविड सिसिल कहते हैं, जीवन जगत से परिचय कराने वाली कृति है। यानी उपन्यास जब हम पढ़ेंगे तो आपको जीवन के बारे में, जीवन किसका, जीवन मनुष्य का जीवन, और इस जगत में जितने भी प्राणी जगत है उनका जीवन, और इस जगत के बारे में भी इसमें होता है, परिचय उससे मिलता है। डीएच लॉरेंस कुछ अलग तरह से बताते हैं, जीवन की उज्जवल पुस्तक है। यानी पुस्तकें तो बहुत सारी है, बहुत सारे विषयों की पुस्तक लिखी गई है, लेकिन जब आप किसी उपन्यास को
उठाते हैं, अपने पास रखते हैं या उससे गुजरते हैं, तो एक आप उज्जवल पुस्तक अपने पास रख रहे होते हैं। वो आगे कहते हैं, ये ऐसी थरथराहट है जो जीवित मनुष्य को कपा सकती है। का मतलब ये कि जब पाठक इससे गुजरता है, तो पाठक गुजरते समय उसके उस गुजरते समय का मतलब जब पाठक इसे पढ़ रहा होता है, तो वो कई बार उतार चढ़ाव उसमें आते हैं, कपकपाहट हो सकती है, और वो बहुत कुछ सीखने को उसे मिलता है। क्रॉस, जो अंग्रेजी के ही विद्वान थे, उन्होंने कहा, गद्य आख्यान है जो यथार्थ जीवन का यथार्थवादी चित्रण करता है। यानी यथार्थ जीवन ही है इसके अंदर, और यथार्थवादी चित्रण इसमें मिलता है। यानी जो आज का मनुष्य है, वो मनुष्य इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। ये हुई परिभाषाएं जो भारतीय रचनाकार से लेकर पाश्चात्य रचनाकारों के द्वारा दी गई कुछ चुनी हुई परिभाषाएं थी। इन परिभाषाओं से गुजरने के बाद फिर हम आ खड़े होते हैं कि तात्विक दृष्टि से उपन्यास किसे कहेंगे, उपन्यास क्या होता है, किन तत्वों से बना होता है, यानी क्या खास चीजें होती है जिससे पहचान सकें या जिससे इसका विश्लेषण किया जा सके। तो विश्लेषण करने में हमें ये मददगार होते हैं। उपन्यास के तत्व जो 6 है, उसके बारे में हम संक्षेप में जानना चाहेंगे, और आपकी समझ में आ सके, ये जिज्ञासा उत्सुकता पैदा हो सके कि आखिर उपन्यास की परिभाषा के बाद जो तत्व होते हैं वो किस तरह के होते हैं। सबसे पहले याद आता है कथा, यानी कथा वस्तु, यानी उसकी कोई न कोई कहानी होती है। बिना कहानी के कोई उपन्यास लिख ही नहीं सकता। न लेखक लिख सकता है, न पाठक पढ़ सकता है। पाठक तभी पढ़ेगा जब उसमें कोई कहानी बनती हुई, बढ़ती हुई, चरमावस्था तक पहुंचती हुई उसे प्रतीत होगी, दिखाई देगी। तो इस तरह की कथा वस्तु उपन्यास में हुआ करती है। कथा वस्तु जिनसे बनती है, दूसरा तत्व जिसका नाम पात्र, यानी ऐसा कोई उपन्यास नहीं होगा जिसमें पात्र ही ना हो। हालांकि ऐसे भी पात्र है, यानी ऐसे भी उपन्यास है जिसमें ढेरों दर्जनों पात्र होते हैं, और ऐसे भी पात्र हैं जिसमें 2 3 4 ही पात्र होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इतने कम पात्र तो कहानी में होते हैं, लेकिन मुझे हाल ही में राजकिशोर का एक उपन्यास हाथ लगा, सुनंदा की डायरी, और इस उपन्यास के नाम से ही पता चलता है कि सुनंदा के द्वारा लिखी गई डायरी, जिसमें वो खुद होती है और एक दूसरा एक खास पात्र होता है। इस तरह से 2 ही पात्र उसमें नजर आते हैं। अगर कोई दूसरा तीसरा पात्र भी है तो वो इतना गौण है कि वो आपको याद भी रहने वाला नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि उपन्यास में पात्र होंगे ठीक वैसे ही जैसे कहानी में होते हैं। फर्क इतना है कि कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में अधिक पात्र हुआ करते हैं। पात्रों में क्या होता है, सिर्फ पात्र से ही काम नहीं चलता, पात्र में चरित्र चित्रण भी होता है। यानी कोई एक पात्र जो मुख्य पात्र होगा, उसका समग्रता से चरित्र चित्रण आपको दिखाई देगा, और उसके आसपास के कुछ पात्रों के भी चरित्र आपको विकसित होते हुए दिखाई पड़ेंगे, सुनाई पड़ेंगे। अगला तत्व आता है कथोपकथन। कथोपकथन ये संस्कृत शब्दावली का है, इसलिए आपको लग सकता है कि क्या, कथन यानी कथ्य
जो संवाद भी कहते हैं इसको, कथोपकथन यानी संवाद, संवाद यानी जो बोला जाता है, यानी दो पात्र जिस संवाद में बात करते हैं। तो इस तरह से कुछ संवाद यहां आपको बीच बीच में पात्रों के बीच में होता सुनाई पड़ेगा, और उन पात्रों से चरित्रों में उतार चढ़ाव आता है, कथा वस्तु में कसावट आती है, कथा वस्तु आगे बढ़ती है। चौथा पायदान पर है देश काल। देश काल को समझने के लिए इसका पर्यायवाची शब्द ये ले सकते हैं, वातावरण। यानी समाज के बनने और बिगड़ने में वातावरण का महत्वपूर्ण हाथ होता है। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बालक के आगे बढ़ने में या बिगड़ने में वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस बालक को अच्छा वातावरण मिलेगा वो आगे बढ़ेगा। तो कोई भी उपन्यास बिना वातावरण के, यानी देश काल कौन सा है, देश काल का मतलब है किस जगह का भूगोल क्या है, मोहल्ला है या शहर कौन सा है, और काल का मतलब होता है किस समय का है, यानी वो समय कौन सा है और कब से कब तक का है। पता चला कि मध्यकाल का है या आधुनिक काल का है, या 20वीं सदी का है या 21वीं सदी का है। पांचवा है भाषा और शैली। इसके बिना हम एक कदम भी नहीं पढ़ सकते, इसलिए इन्हें हम तत्व बोलते हैं। उपन्यास की 6 तत्व कितने जरूरी है कि कोई भी तत्व अगर नहीं होगा तो उपन्यास आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी कोई न कोई भाषा रहेगी। भाषा के बिना, यानी कोई भी रचनाकार जब लिखेगा तो उसकी कोई एक भाषा होगी, और भाषा को सिर्फ इतना ही नहीं समझ सकते हैं कि हिंदी में लिखा जा रहा है कि बांग्ला में लिखा जा रहा है, गुजराती में या अंग्रेजी में या चाइनीज में। इतना ही नहीं, बल्कि वो जो हिंदी साहित्य में भी लिख रहा है, तो हिंदी भाषा में अगर वो लिख रहा है तो भी उस लेखक की अपनी भाषा बन रही होती है, जो दूसरे हिंदी भाषा में लिखने वाले लेखक से कुछ अलग हट करके होती है। जब वो अलग हट करके होती है, अपनी ही तरह की होती है। इसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि प्रसाद और प्रेमचंद दोनों ही उपन्यासकार है, पर दोनों की भाषा में अंतर है। ठीक से समझने के लिए यह हुआ कि उनकी वाक्य विन्यास और भाषा, इसे कहेंगे फिर भाषा शैली, उनके लिखने की शैली में अंतर है। जिस भाषा में प्रेमचंद लिखते हैं वो भी हिंदी है, जिस भाषा में प्रसाद निराला लिखते हैं उनकी भी हिंदी है, लेकिन दोनों की शैली में फर्क होता है, जो पाठक को पढ़ते वक्त सहज ही समझ में आ जाता है। अंतिम और यह भी महत्वपूर्ण है, उद्देश्य। यानी रचना का कोई उद्देश्य होता है। यानी रचनाकार जब कोई रचना लिखता है तो उसके दिमाग में कोई निश्चित विजन होता है, एक खाका बनता है और एक उद्देश्य बना लेता है, जिसमें वो कहानी बनाता है, और किस उद्देश्य को लेकर के लिख रहा है, किस क्षेत्र में लिखेगा, उसका विषय क्या होगा, आखिर उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य भी देखना होता है। यानी बिना उद्देश्य के वो, यानी अनुशासन होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। अगर उद्देश्य ही नहीं है तो ये कहेंगे कि अनुशासनहीनता है उसमें, बिना लक्ष्य के आगे बढ़ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि ये 6 तत्व उपन्यास के हुआ करते हैं, जिसके बारे में हमने संक्षेप में समझाया है। ध्यान रहे, यही तत्व कहानी में भी पाए जाते हैं, इसी तरह से कहानी में भी होते हैं। हम थोड़ी देर के लिए फिर समझ लें कि कथा वस्तु क्या है। थोड़ा सा विवरण दें तो पता चलता है कि कथा वस्तु सिर्फ इतना कहने से ही काम नहीं चलता, बल्कि ये उपन्यास का आधार स्तंभ होता है। और कथा वस्तु कैसे बनेगी, तो पता चला कि मानव जीवन से संबद्ध होना बेहद जरूरी है। ऐसी कथा वस्तु जो मानव जीवन से जुड़ी हुई नहीं है वो अधूरी मानी जाएगी। और कथा वस्तु जो ली गई है वो चुराई गई नहीं, किसी की नकल नहीं होनी चाहिए। पहले से चली आ रही हूबहू वही कहानी नहीं हो सकती, उसमें मौलिकता होनी चाहिए।
यानी खुद की बनाई हुई। तो ये शर्त होती है कथा वस्तु की, जिससे कथा वस्तु मुकम्मल बनती है, ठोस बनती है और एक दिशा उसको मिलती है। रोचकता कथा वस्तु में नहीं होगी तो पाठक पढ़ेगा ही क्यों? और अगर उसमें सुसंबद्धता नहीं होगी, बल्कि एक तरह से यूं कहें कि एक लकीर की तरह आगे बढ़ती हुई कहानी नजर आनी चाहिए। पता चला कि लकीर बीच में टूट रही है, ऐसा नहीं। झोल आ रहा है, ऐसा नहीं। सुसंबद्धता, अनुशासन होना चाहिए उसमें। फिर कहा गया है कि आवश्यक गुण भी होते हैं। क्या आवश्यक गुण है इसके? प्रवाहमयता। कथा वस्तु में प्रवाहमयता होनी चाहिए, रोचकता बनी रहे और स्वाभाविक भी लगनी चाहिए कहानी। ऐसा नहीं है कि विश्वास ही नहीं हो रहा, इसलिए स्वाभाविकता भी हो कि आसपास की है। प्रवाहमयता, गतिशीलता, यानी गति कहानी में होनी चाहिए कि कहानी आगे बढ़ रही है, कहानी ठहर गई है, कहानी आगे बढ़ ही नहीं रही है, किसी तरह से रचनाकार कहानी को खींचता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, आप देखते रहिए। फिर हम अगला कोई टॉपिक उठाएंगे और आप फिर पुनः एक उपन्यास के बारे में जो जान रहे हैं, आप